हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू। मेरे इस चैनल आओ लौटे बचपन की ओर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ कि पहले के समय में हमारी नानी दादियाँ हम लोग छोटे थे तो कहानियाँ सुनाती थी। बट आज के समय में संयुक्त परिवार ख़त्म से हो गए हैं। हम लोग सभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो वो कहानियाँ सुनाने का दौर एक ख़त्म सा हो गया है। तो मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से फिर से उस चीज़ को शुरू करने की कोशिश की है इसी सिलसिले में, ताकि आप भी मेरी कहानियाँ सुनकर अपने बचपन को याद कीजिए, खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए। उसी सिलसिले में मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ सुना रही हूँ। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में उनकी कहानी है पत्नी से पति, उसका पहला भाग डाला था। आज मैं इसका दूसरा भाग शुरू कर रही हूँ। इसमें ये कहानी स्वाधीनता संग्राम के समय की है, जब भारत के लोग विदेशी कपड़ों की होलियाँ जला रहे थे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे थे। उसी में कुछ हिंदुस्तानी ही थे जो अंग्रेज़ सरकार के नौकर थे, तो वो अपने हिंदुस्तानी भाइयों की मदद नहीं कर रहे थे, वो उल्टा उनके अगेंस्ट में थे। तो कैसे एक महिला ने, उनकी पत्नी ने उनको समझाया, उनके अगेंस्ट में जाकर के काम किया और हमारे देशवासियों का साथ दिया। इस कहानी में आप देख रहे हैं। तो इसका दूसरा भाग मैं शुरू कर रही हूँ आज। मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे। न जाने आज वहाँ क्या हाल हो। रोज़ की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, क्लर्कों पर रोब नहीं जमाया, चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता था कोई तलवार सिर पर लटक रही है। साहब की मोटर की आवाज़ सुनते ही उनके प्राण सूख गए। रोज़ वह अपने कमरों में बैठे रहते थे। जज साहब आकर बैठते थे, तब आधे घंटे के बाद मसले लेकर पहुंचते थे। आज वह बरामदे में खड़े थे। साहब उतरे तो झुककर उन्होंने सलाम किया, मगर साहब ने मुंह फेर लिया। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सूखी जाती थी कि देखिए कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब जो ही कुर्सी पर बैठे, सेठ ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दी। एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो। साहब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी है। सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब नहीं समझे। साहब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी है। मिस्टर सेठ का खून गर्म हो उठा। बोले, मेरा तो ख्याल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में नहीं होगा। साहब ने कहा, तुम नमक हराम आदमी है। मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खी आई। आप व्यर्थ ही अपनी ज़बान खराब कर रहे हैं। साहब ने कहा, तुम शैतान आदमी है। मिस्टर सेठ की आंखों में सुर्खी आई। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है। साहब ने कहा, चुप रहो यू ब्लडी। तुमको सरकार 500 रुपये इसीलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस का चंदा दिलवाओ। तुमको इसीलिए सरकार रुपया नहीं देता। मिस्टर सेठ को अपनी सफाई देने का अवसर मिला। बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था, जहाँ मिस फ्रांक का गुलदस्ता 5 रुपये में लिया। वहाँ से लौटा तो मुझे यह खबर मिली। साहब का, ओह, तुम हमको बेवकूफ़ बनाता है। यह बात अग्निशिला की भांति जो ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, उनके मिजाज का पारा उबाल के दर्जे तक पहुँच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ़ बनाए। वह जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ़ बनाए। उसके लिए यह असह्य था। रूल उठाकर दौड़ा। लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे, जो वह हर तरह की खुशामद किया करते थे, लेकिन यह अपमान स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने रूल को तो हाथ पर लिया और एकदम आगे बढ़कर ऐसा घूसा साहब के मुँह पर सूख गया। साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इस मुष्टि प्रहार के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, दब्बू और गमखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उसकी जबान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगा। फिर मिस्टर सेठ से उलझने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था, इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल खेद नहीं था, बल्कि वह अपने साहस पर प्रसन्न थे। इसकी बदमाशी तो देखो कि मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था उतना ही दबाया जाता था।
मीम यादों को लिए घुमा करती है, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझसे शेर बन गया, अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराए बगैर छोड़ेगा नहीं। यह सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइज्जती तो हो ही गई, अब रोटियों को भी मोहताज होना पड़ेगा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बर्खास्तगी का परवाना आ जाएगा। अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अंग्रेज। होम मेंबर भी हिंदुस्तानी है, मगर अंग्रेज़ों के गुलाम। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ जाएगी। न्याय की किसी से आशा नहीं, अब यहाँ से निकल जाने में ही कुशल है। उन्होंने तुरंत एक इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया बर्खास्त। दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुँचे तो गोदावरी ने पूछा, आज जल्दी कैसे आए? मिस्टर सेठ धधकती हुई आंखों से देखकर बोले, जिस बात पर लगी थी वह हो गई, अब रो। सिर पर हाथ रखकर गोदावरी ने कहा, बात क्या हुई, कुछ कहो भी तो। सेठ ने कहा, बात क्या हुई? उसने आंख दिखाई, मैंने चांटा जमाया और इस्तीफ़ा देकर चला आया। गोदावरी बोल उठी, इस्तीफ़ा देने की क्या जल्दी थी? सेठ ने कहा, और क्या, सिर के बाल नोचवाता? तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं तो कल अलग होना ही पड़ता। गोदावरी बोल उठी, खैर जो हुआ अच्छा हुआ, आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ। सेठ ने होठ चबाकर कहा, लजाओगी तो नहीं, ऊपर से घाव पर नमक छिड़कती हो। गोदावरी बोल उठी, लजाऊं क्यों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी बेड़ियाँ कट गई। सेठ ने कहा, आखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा? गोदावरी ने कहा, सब सोच लिया है, मैं चलना कर दिखा दूँगी। हाँ, मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम किए जाना। अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी, अब से तुम मेरे इशारों पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत नहीं करती थी। तुम जो कुछ खिलाते थे खाती थी, जो पहनाते थे पहनती थी। महल में रखते महल में रहती, झोपड़े में रखते झोपड़े में रहती। उसी तरह तुम भी रहना, जो काम करने को कहूँ वह करना, फिर देखो कैसे काम नहीं चलता है। बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। सेठ जी उसकी स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट में ये लिखना नहीं भूलिएगा कि आगे आप कौन सी स्टोरी पढ़ना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।